बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत काम आता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, आपका स्कूल एग्जाम हो, जेई मेंस हो या जेई एडवांस में हो। और इस चैप्टर का जो आगे चैप्टर्स आएंगे उनमें भी काफ़ी यूज होता है। मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स में भी इस टॉपिक का बहुत यूज होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम अभी जानेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। उनमें से कौन से टॉपिक जेई मेंस के लिए ज़्यादा यूजफुल है, कौन से जेई एडवांस के लिए हैं। ये चैप्टर बच्चों हमने थोड़ा सा जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होता है 9th-10th में। तो हम अभी क्या करने वाले हैं बच्चों, सब कुछ कवर कराएंगे, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। और इसे आप एक चैप्टर ना समझिए, एक अलग से एक बुक है। यदि आप आईआईटी लेवल की बात करते हैं तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री एक अलग से बुक है बच्चों। इसको चैप्टर को आप कभी अपने स्कूल वाली जो बुक है, स्पेशली एनसीईआरटी में जैसा लिखा हुआ है, उसकी नज़र से बिल्कुल मत देखना। उसने तो 10-15 पेज में इसको ख़त्म कर दिया है, वास्तव में ये इतना छोटा नहीं है। और उसी की वजह से बच्चों को इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चों किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आपको तभी आएगी जब उसको आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसके खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इसको बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और खूब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए जी शुरू करते हैं। पहले हम आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों टॉपिक होगा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट बच्चों, ये जो टॉपिक है हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होता है। 3rd-4th क्लास से एंगल और इट्स मेजरमेंट हम सीख चुके होते हैं, लेकिन इसका कुछ पार्ट अब 11th में भी है। तो ये टॉपिक अपना 11th में भी एज इट इज है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बच्चों जानते हैं, साइन कॉस टेन ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, या इनको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कह देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम एंगल वालों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होता है, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, उन सब के बारे में हमने पढ़ा होता है। ये वही टॉपिक है जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होता है, लेकिन इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे जरूर। उसके बाद बच्चों वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन सम यूजफुल केसेस। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की आपने वैल्यूज याद करी थी, जैसे आपको sin 30, sin 45, sin 60, वो सब उन वैल्यूज के बारे में एक बार रिवीजन करेंगे थोड़ा फिर से। उसके बाद बच्चों टॉपिक आएगा हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस बच्चों ये टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक भी हमने जूनियर क्लास में पढ़ा होता है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। किसके लिए है इम्पोर्टेंट? फॉर जेई मेंस। ये जेई मेंस के लिए बच्चों बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हर पेपर में, जेई मेंस के हर पेपर में इसका क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान आता है, बहुत आसान आता है और हमेशा आता है, इसलिए फिर इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक जो मेन आपकी चीज़ें हैं वो वही हैं जो आपने जूनियर क्लास में मतलब 10th क्लास तक सीखी होती हैं। उसके आगे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर एन एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। जैसे बच्चों यहाँ ये सेकंड वाले टॉपिक में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सीखे होते हैं लेस देन 90 डिग्री के लिए, और यहाँ हम सीखेंगे किसी भी एंगल के लिए। 90 से बड़े एंगल हो जाएं, 0 से छोटे एंगल हो जाएं, कुछ भी एंगल आ जाए उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद बच्चों हम सीखने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। मतलब जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनके साइन, कौन से एंगल में साइन पॉजिटिव होता है, कौन से में नेगेटिव आता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर बच्चों फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूले ऑफ एलाइड एंगल्स। ये एलाइड एंगल यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हम एंगल टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल का मतलब होता है जब दो एंगल को आप मिलाते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। उसके बाद बच्चे आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ये धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या आएंगे, क्योंकि इनके आपको नॉलेज नहीं होगी।
उसके बाद आएंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। टीआर मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। जैसे भी हम नॉर्मल साइन थीटा पढ़ते थे ना, तो अब साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, मल्टीपल, सब मल्टीपल मतलब साइन थीटा अपॉन 2, साइन थीटा अपॉन 4, इनके बारे में सीखेंगे। उसके बाद बच्चों एक टॉपिक रहेगा कंडीशनल आइडेंटिटीज। आपके जो एंगल्स होंगे उनमें कुछ रिलेशन गिवन होगा और उससे कुछ आइडेंटिटीज होंगी, ये भी काफ़ी यूजफुल होती हैं। और उसके बाद बच्चों आएगा रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये सीखने वाले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसका बहुत यूज होता है, अदर चैप्टर्स में इसका बहुत यूज होता है, तो इसको हम सीखने वाले हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारा कंप्लीट हुआ, इस पूरे चैप्टर का नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें इक्वेशंस होंगी, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ये पहला चैप्टर पूरा आपका स्कूल में भी है और अपना आईटी में भी आता है, मेंस में भी और एडवांस में भी, दोनों में पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सभी एग्जाम्स में आता है, आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इक्वेशंस भी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। बच्चों ये जो चैप्टर है इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो डिटेल में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। इसका कुछ पोर्शन आपका स्कूल में है, कुछ पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन, और जितना स्कूल में है उतना ही आपका जेई मेंस में है। बाकी आगे का जो इसका पोर्शन है वो जेई एडवांस्ड में है, ठीक है भाई। तो यहाँ थोड़ा सा सिलेबस जेई एडवांस में थोड़ा सा एडिशनल है, तो वो जब हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री में 4 चैप्टर होते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यहाँ से शुरू से लेके और यहाँ तक आता है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, और एक 4th चैप्टर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमारे यहाँ 12th में है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th क्लास में होता है। तो ये हमने पूरा जाना है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है भी, और बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत इसमें ना आए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन अदर चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा है। यदि ट्रिग्नोमेट्री में ही आपको डाउट रहेगा तो आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं, ठीक है। तो बड़ी तसल्ली से पढ़ना, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है ना। चैप्टर जैसे फंक्शन अपना थोड़ा लेंदी चला, तो ये भी थोड़ा लेंदी ही चलने वाला है, ठीक है भी। और ये फिर आपको बता रहे हैं, ये जो सब चैप्टर है बेसिक चैप्टर है। बेसिक, जैसे आपको बार बार याद दिलाते हैं, कोई भी आपको एक सुंदर सा मकान बनाना है तो उसकी नींव पहले बहुत मजबूत करनी होती है, तो अभी नींव को ही मजबूत कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे नींव मजबूत हो जाती है, आपने कहीं कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखा होगा, जैसे नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है तो ऊपर दीवारें उठाने में ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है, वही सीन यहाँ भी है। तो ये भी नींव मजबूत हो रही है, जैसे मजबूत हो जाएगी फिर आपको कुछ दिनों बाद ही अपनी बिल्डिंग तैयार होती दिखाई देगी, ठीक है ना बच्चों। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ना, एक एक टॉपिक को स्टार्ट कर। आओ बच्चों, तो पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं भी एंगल। एंगल बच्चों बचपन से आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी सुन लीजिए। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। जब रोटेट आप करते हैं किसी चीज़ को, तो उसके रोटेशन को जो मेजर करता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल। भाई जैसे आप लेंथ को मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं, उसी तरीके से जो रोटेशन को मेजर करता है वो होता है बच्चों एंगल। देखिएगा कैसे, जैसे भाई देखिएगा ये कोई अपना रे है, रे मीन्स क्या हुआ बच्चों, जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चलता रहता है। तो ये रे है, इसको हम कहेंगे इनिशियल साइड या इनिशियल रे। अभी यहाँ है, अब ये रोटेट हुआ, ये रे रोटेट हुआ इस पॉइंट के अबाउट, तो रोटेट होने के बाद बच्चों पहुंच गया यहाँ पहुंच गया। तो ये जो रोटेशन हुआ ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बच्चे हम लोग कहते हैं एंगल। तो इसको कहते हैं बच्चों एंगल। अब बच्चों जो एंगल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं रोटेशन के अकॉर्डिंग। बच्चों यदि रे अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो उसको हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो उसको नेगेटिव एंगल कहते हैं। तो आपको बस याद कर लेना है भाई, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो ये पॉजिटिव एंगल हुआ,
और यदि ये मान लीजिए ये आपका इनिशियल रे था और ये इस साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, इधर को रोटेट हुआ ऐसे, तो ये जो एंगल बना इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव एंगल। और ये कैसा एंगल समझा गया, पॉजिटिव एंगल। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलेंगे तो होगा पॉजिटिव। बच्चों जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं, और बच्चों जो क्लॉकवाइज होगा उसको कहेंगे हम नेगेटिव। क्लियर बात है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमने एंगल जान लिया है। एंगल दो तरीके का होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो एंगल को पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज में चलें तो नेगेटिव लेंगे। भाई जैसे यहाँ से मान लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप 30 डिग्री गए तो ये एंगल 30 हुआ, और यदि क्लॉकवाइज में जाते तो एंगल बनता -30 डिग्री। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा होता है 10th क्लास तक, एंगल की पॉजिटिव बात ही पढ़ी होती है, नेगेटिव के बारे में डिस्कस नहीं किया होता है। अब से नेगेटिव भी डिस्कस हमें करना सीखना है। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करेंगे इसके मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो भी एंगल को मेजर कैसे करते हैं, उसका यूनिट क्या लेते हैं, उस पर हम डिस्कस करें। बच्चों मेजरमेंट का एक यूनिट आप लोगों ने सीखा है बचपन से, डिग्री वाला। डिग्री में आपने एंगल्स को अब तक पढ़ा होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो एक सिस्टम होता है हमारा बच्चों डिग्री वाला सिस्टम। अब हमें कई सारे सिस्टम और भी सीखने हैं इसके साथ साथ। तो पहले तो उसी सिस्टम को डिस्कस करते हैं जो पहले से जानते हैं। आइए, तो पहले वाला सिस्टम जो है उसका नाम होता है बच्चों सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल मेजरमेंट, और इसमें जो यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं, डिग्री लेते हैं। और ये जो अपना सिस्टम है बच्चों, ये ब्रिटिश सिस्टम भी इसको कहते हैं। ब्रिटिश तो समझते हो ना भाई, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। मतलब जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन वाले जो लोग थे उन लोगों ने शायद इसको सबसे पहले सीखा होगा, जाना होगा, इसलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें जो हम यूनिट रखते हैं वो होता है बच्चों डिग्री, तो इसको डिग्री मेजरमेंट भी कहते हैं, सेक्साजेसिमल या डिग्री मेजरमेंट। ब्रिटिश सिस्टम नाम रखने याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये समझो हाँ ब्रिटेन से ये शायद आया होगा, इसलिए इसका नाम ब्रिटिश सिस्टम रखा। तो भाई इस सिस्टम में क्या था, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात थी वो था एक राइट एंगल। राइट एंगल नाम से देखो, राइट, राइट का मतलब बिल्कुल सही, सीधा सादा सा। तो इस सिस्टम में क्या समझा गया था कि भी देखो ये एक लाइन है और एक ये दूसरी लाइन है, इनके बीच में जो एक एंगल बना हुआ है, ऐसे एंगल आप डेली लाइफ में देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जगह बना मिलेगा। आप जहाँ भी बैठ के भी पढ़ रहे हैं, अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइएगा तो वहाँ आपको देखेगा ये एंगल आपको बना हुआ बहुत जगह दिखाई देगा। तो जिसने सबसे पहले बनाया होगा तो उसने ये एंगल सबसे पहले देखा होगा, और इस एंगल का नाम उसने क्या रखा, राइट एंगल। और इस राइट एंगल को उसने माना 90 डिग्री। इस राइट एंगल को उसने कहा 90 डिग्री। सो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये जो एक राइट एंगल है बच्चों, यदि इसके हम 90 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो एक पार्ट को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। एक पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लगभग कुछ ऐसा मान लीजिए जी, तो ये वाला एंगल होगा 1 डिग्री। अब तक तो हमारा काम चल रहा था ये 1 डिग्री से, लेकिन अब हमें और बारीकियों में जाना है, तो हमें इससे छोटे भी चाहिए। अब बच्चा कहता है मैं इससे छोटा भी करूंगा, इससे छोटा एंगल मुझे बताना हो तो कैसे बताऊंगा, तो बिल्कुल बता सकते हो आराम से भी। तो इसके भी और पार्ट्स करे गए, और उन पार्ट्स के नाम क्या रखे गए, यदि हम ये जो 1 डिग्री एंगल है इसके 60 इक्वल पार्ट्स करें, इसके 60 इक्वल पार्ट करें तो उस एक पार्ट को हम लोग कहते हैं मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मिनट वही वाला मिनट जैसे आप टाइम में लिखते हो,
लेकिन इसका टाइम वाले मिनट से कोई लेना देना नहीं है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब बच्चा कहता मैं तो और छोटा पार्ट करना चाहता हूं, और भी छोटा करना चाहता हूं, तो और छोटा कर लो भैया। उसके आगे एक और किया तो 1 मिनट को फिर से 60 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और एक पार्ट को कहा गया सेकेंड। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो बच्चों राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री। यहां से शुरुआत हुई सिस्टम की और जी 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड। अब इसको सेक्साडेसिमल क्यों कहते होंगे, शायद इसमें 60 का कुछ आ रहा है, ठीक है ना, 60 कुछ आ रहा है इसलिए इसका नाम सेक्साडेसिमल सिस्टम रखा होगा, ठीक है ना। एक तो जैसा इनके बारे में हमने आपको बताया ना, ये नाम तो रखने वाले रख के चले गए हैं और पुराने लोग तो इतने महान होते थे वो अपना नाम भी नहीं बताते थे कि किसने नाम रखा, तो वो रख के चले गए। तो हमें उनसे अंदाजा लगाना है कि उन्होंने कैसे रखा होगा। तो उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है। मिनट सेकंड नहीं पढ़े होंगे तो उसको आपने अभी समझ लिया है। तो 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो एक पार्ट को कहेंगे 1 मिनट, और 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो उसको कहेंगे 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो उसको कहेंगे सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो आइए अब जैसे देखिएगा भाई, मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं भाई, 1.5 डिग्री है तो 1 डिग्री तो है ही, और जो 0.5 डिग्री है, 0.5 डिग्री मतलब हाफ डिग्री, वो मिनट में कितना हो जाएगा 30 मिनट। ऐसे लिख सकते हो 0.5 इंटू 60 इतने मिनट्स। समझ में आ रही है बात भी भाई। 1.5 का मतलब 1 और 0.5, तो 1 डिग्री को अलग किया तो जो 0.5 था उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये बन गया मिनट। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 डिग्री 30 मिनट, 1 डिग्री 30 मिनट, ठीक है भाई। ये बिल्कुल वैसी चीज़ है जैसे आप नॉर्मल फिजिक्स में सीखा होगा ना भाई। जैसे आप कहते हैं 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, तो उसका मतलब क्या होता है 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर। तो ऐसे बिल्कुल है, 1.5 डिग्री का मतलब है 1 डिग्री 30 मिनट्स। बीच में कोई साइन यूज करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखना है, ना कॉमा लगाना है, कुछ करना है। तो 1 डिग्री 30 मिनट्स। ऐसे मान लो कहीं लिखा है 1.25 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा जी 1 डिग्री 0.25 इंटू 60 मिनट्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1 डिग्री और 15 मिनट्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यदि फ्रैक्शन में या डेसिमल में कभी डिग्री आ जाता है तो उसको आप मिनट सेकंड में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यदि उल्टा आपको जाना हो तो उल्टा भी आप जा सकते हैं। भी मान लीजिए ये जो लिखा था 1 डिग्री 30 मिनट्स था, इसको आपको सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट करना होता, तो जो मिनट वाला है उसको आप 60 से डिवाइड कर दो, तो 60 डिवाइड करेंगे वही 0.5 हो जाएगा, तो 1.5 आ जाएगा। ऐसे में यदि सेकंड वाला हो तो फिर उसको 60 इंटू 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये एक सिस्टम हमने आज सीख लिया है। अब हम दूसरे सिस्टम की तरफ चल रहे हैं बच्चों। सेकंड अपना जो सिस्टम है वो है सेंटेसिमल मेजरमेंट, फ्रेंच सिस्टम। तो ये शायद फ्रेंच में बना होगा तो इसीलिए इसका नाम फ्रेंच सिस्टम रखा गया है, सेंटेसिमल। इसमें जो बच्चों यूनिट होता है वो होता है ग्रेड। इसमें जो यूनिट लेते हैं वो हम ग्रेड लेते हैं। इनका सब मतलब तो समझ पा रहे हो ना रे बच्चों। जैसे आप देखो लेंथ को मेजर करते हो, मीटर में मेजर करते हो, फिट में करते हो। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो ना, कई सारे सिस्टम होते हैं, MKS होता है, CGS होता है, ऐसे करके कई सारे सिस्टम्स होते हैं। तो वही बात यहाँ भी है, एंगल को मेजर करने के अलग अलग यूनिट्स हैं हमारे पास। तो पहला हमने सेक्साडेसिमल सीखा और दूसरा सेंटेसिमल मेजरमेंट। फ्रेंच में ये बना है सबसे पहले, उसमें जो यूनिट होता है वो ग्रेड होता है। इसके बारे में भी जो सोचा गया है लोगों ने बिल्कुल वैसे ही सोचा है जैसे सेक्साडेसिमल सिस्टम में सोचा था। इसमें भी जो एंगल है जिससे विद्वानों के मन में विचार आया है वो यही वाला एंगल है। ये एंगल देखो बड़ा ही सुंदर लगता है, सबको एंगल बड़ा ही सुंदर लगता है ये वाला। तो ये एंगल उसमें जो अपना सेक्साडेसिमल सिस्टम था, इस एंगल को उसमें 90 डिग्री कहा था। अब इस एंगल को इस सिस्टम में कहते हैं 100 ग्रेड्स।
तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग 100 ग्रेड्स। ठीक है जी, उसमें 90 पार्ट्स किए थे, इसमें 100 पार्ट्स किए हैं, तो इसको कहते हैं बच्चों 100 ग्रेड्स। तो इस हिसाब से बच्चों एक रिलेशन तो आ गया है, यहाँ को लिख देते हैं 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स होते हैं बच्चों, ये रिलेशन आ गया डिग्री में और ग्रेड में। अब जैसे इसके ये जो पूरा अपना एंगल था, इसके यदि हम 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो एक जो छोटा पार्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं 1 ग्रेड। अब इससे भी यदि छोटा आपको इसमें यूनिट चाहिए तो इसमें भी यूनिट है 1 ग्रेड के यदि 100 इक्वल पार्ट्स करें, 1 ग्रेड के 100 इक्वल पार्ट्स करें तो एक पार्ट को हम लोग कहते हैं यहाँ भी मिनट। सो 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। अब ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इसमें ये जो मिनट और सेकंड है ये वो वाले बिल्कुल नहीं है जो सेक्साडेसिमल सिस्टम में थी, वहाँ के मिनट सेकंड अलग हैं। वो बात अलग है कि नाम सेम ही रखे हैं दोनों लोगों ने, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा, इसमें जो 1 मिनट का वैल्यू होगा ग्रेड सिस्टम में वो अलग होगा, और जो डिग्री वाले में 1 मिनट था वो अलग होगा, दोनों बिल्कुल अलग होंगे। तो और इसका देखो, इसमें सारी बातें 100 के टर्म्स में की गई है, इसलिए इसका नाम शायद सेंटेसिमल रखा होगा, क्योंकि ये वर्ड देखो 100 से मिलता जुलता है ना, सेंचुरी, हाँ उससे मिलता जुलता वर्ड है, इसको सोच के शायद उन्होंने नाम रखा होगा। अब बच्चों ये वाला जो सिस्टम है ये हमें नहीं पढ़ना है मेनली, ठीक है ना, ये अब किसी काम का ही नहीं है, इसका यूज अब नहीं होता है। एक वजह तो सबसे बड़ी ये है, बच्चे तो इसी बात में कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया मिनट सेकंड कौन से वाला लेना है, फॉर्मूले गड़बड़ाते करते रहेंगे, और वैसे भी ये काम में नहीं आता। जैसे स्टडी आगे बढ़ी, हायर लेवल में गई, तो फिर लोगों को फील हुआ कि ये ग्रेड सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, इससे अच्छी कैलकुलेशन नहीं होती है, कैलकुलेशन सब खराब होती है, तो इसको छोड़ दिया जाए। तो इसको अब कोई पढ़ता नहीं है, बस इसको थोड़ा याद रखना कि मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और हम सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है, उसका नाम है बच्चों सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में बच्चों जो यूनिट लेते हैं हम लोग वो होता है रेडियन। इस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। आगे अब यही सबसे ज़्यादा चलेगा बच्चों, या कहो यही चलने वाला है, ठीक है ना। अब आप 11th में, 12th में, या आगे जाके इंजीनियरिंग में कहीं भी आप जाएंगे तो यही सिस्टम आपका चलेगा। तो इस सिस्टम को हमें अब सीखना है। अब पहले तो हम जो रेडियन है उसकी डेफिनेशन सीख लेते हैं। ये तो सब बातें थी, अपना डिग्री मेजरमेंट था या ग्रेड वाला था, ये तो ऐसे ही है जो अपना एक सुंदर एंगल है जिसे हम राइट एंगल कहते हैं, उसके पार्ट्स करके ये सब बनाया। लेकिन सर्कुलर सिस्टम ये मॉडर्न सिस्टम है, इसमें हमने एंगल को डिफाइन किया। हमने डिफाइन किया कि 1 रेडियन एक्चुअली में कौन सा एंगल होगा, और इसका नाम जैसे सर्कुलर सिस्टम है तो इससे ये पता चल रहा है हमने इसको डिफाइन किससे किया, सर्कल से डिफाइन किया है। सर्कल से इसको हमने डिफाइन किया है। तो हम आपके लिए डेफिनेशन लिख रहे हैं बच्चों, 1 रेडियन एंगल क्या होता है उसका डेफिनेशन आप देखिएगा। पहले डेफिनेशन लिखते थे फिर डिटेल में समझते हैं क्या है कहानी। द एंगल सबटेंडेड by an arc of a circle whose length is equal to the radius of the circle at the center of the circle is called a radian।
ये देखो ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपने समझ ली है, एक बार फिर पढ़ लीजिए। अब इसको डायग्राम से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखो जी कहा क्या गया है इसमें, आपको एक सर्कल लिया, गोल सर्कल बनाना है बच्चों। बिल्कुल सर्कल की सबसे अनोखी बात क्या है, सर्कल बिल्कुल गोल होता है, लेकिन सर्कल को गोल बनाना बड़ा मुश्किल का काम है। तो बच्चों ये सर्कल है, इस सर्कल का यहाँ सेंटर है और ये इसका रेडियस है, रेडियस लिख लीजिए r फॉर रेडियस। तो ये कह रहा है बच्चों एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल हुज लेंथ इक्वल टू द रेडियस। आर्क समझते हैं, ये जो होता है इसको आर्क कहते हैं। तो ये रेडियस r है, इसके लेंथ के इक्वल ही आप आर्क ले लीजिए। यहाँ मान लो ये वाला लेंथ यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक, ये वाला लेंथ हमने लिया r। ये रहा बच्चों यहाँ सेंटर। तो रेडियस के इक्वल लेंथ का जो आर्क है वो सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है, एंगल सबटेंड कराने का यही होता है, दोनों एंड पॉइंट्स को आप उस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 1 रेडियन। रेडियन को ऐसे c से डिनोट करते हैं जी। रेडियन का जो साइन है वो c होता है, जैसे डिग्री का एक छोटा सा 0 होता है, ग्रेड का g होता है, ऐसी रेडियन का c होता है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा बच्चों 1 रेडियन। तो जब भी आपका आर्क का लेंथ रेडियस के इक्वल होगा तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा उस एंगल को हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। तो ये इसका हुआ बच्चों डेफिनेशन। ये सिस्टम में हमने एंगल को पहले डिफाइन किया है, 1 रेडियन होता क्या है, उससे आगे कहानी चली। बाकी सब में क्या था, हमने एक एंगल सोचा था अच्छे वाला, उसके पार्ट्स किए थे और उनका कुछ हमने नाम रखा था। तो फ्यूचर के लिए इसी को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। इसकी एक और ख़ास बात क्या है, जैसे यहाँ जो 90 लिखा है ये 90 नहीं है एक्चुअली में, इसका वैल्यू 90 थोड़ा होता है, तो 90 डिग्री है, इसका वैल्यू 90 नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो 1 रेडियन है उसका वैल्यू 1 ही है। इसको धीरे धीरे आप फील करेंगे, अभी ज़्यादा मत दिमाग लगाओ, ये समझो अभी आप बस। तो ये r लिया, ये भी r था, तो ये एंगल बना बच्चों 1 रेडियन। बच्चों यदि हम और थोड़ा आगे जाएं, यहाँ तक जाएं और एक और आर्क हम लें जिसका लेंथ r के ही इक्वल हो और उसको फिर ऐसे यहाँ ज्वाइन करें, तो फिर से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी 1 रेडियन होगा। डेफिनेशन यही तो कहता है रेडियस के इक्वल आर्क लो आप, वो सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा वो 1 रेडियन होगा। तो ये भी 1 रेडियन है। अब दोनों को मिलाओ, देखो यदि यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखें तो ये देखो कितना आ रहा है बच्चों, ये 2r, और एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, एंगल सबटेंड हो रहा है 2 रेडियन। तो वो 2r है तो ये 2 रेडियन। ऐसे यदि हम और आगे लेके जाएं, इधर 3r ले लें तो एंगल भी कितना बन जाएगा, 3 रेडियन। तो एक्चुअली में जो यहाँ एंगल है, एंगल एक हम दूसरा डायग्राम इधर लाते हैं और फिर लिख के दिखाते हैं आपको फॉर्मूला भी। यहाँ अब लिया हमने बच्चों, ये रेडियस r है, ये सेंटर है। अब हम कोई आर्क ले लेते हैं और उसका लेंथ हमने लिख लिया बच्चों l, और ये एंगल को हम लेट कर लेते हैं ये बच्चों थीटा। अभी हम नहीं पता ना कितना है थीटा। अब यहाँ से विचार कीजिएगा, ये लेंथ r था, ये r था, तो एंगल 1 रेडियन हुआ। जब ये 2r हो गया, ये तो अभी भी r है, तो एंगल कितना बन गया, 2 बन गया। अब जब ये वाला आर्क का लेंथ 3r हो जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, 3 बनेगा। ध्यान से देखो हो क्या रहा है, अरे r अपॉन r 1, जब 2r हो गया तो 2r अपॉन r फिर 2 हो गया। बात समझ में आ गई। मतलब ये जो आर्क है इसको यदि आप रेडियस से डिवाइड कर दें तो किसका वैल्यू आ रहा है, एंगल का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से ये जो एंगल है ये निकालना हो तो कैसे निकलेगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या बना है, L अपॉन R, मीन्स एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये देखो जी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, मीन्स एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब बच्चों यदि आपने फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है और यूनिट डायमेंशन 11th का पहला चैप्टर ही है, यूनिट डायमेंशन के बारे में आप समझते हैं, तो बच्चों जो आर्क है वो एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है। तो इसका यूनिट भी, इन दोनों का यूनिट सेम ही होगा। मान लो इसको सेंटीमीटर कहते हो तो ये भी सेंटीमीटर होगा।
तो उसके हिसाब से जो एंगल है उसका यूनिट क्या हुआ, उसका यूनिट तो जो भी आप रेडियन ले रहे हैं, अब उसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस होगा। यदि आप फिजिक्स जानते हैं तो बहुत आराम से पता ही होगा आपको, डायमेंशन लेस होगा, कोई डायमेंशन इसकी नहीं होगी। कोई डायमेंशन नहीं होने का मतलब ये होता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर है। जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है इसमें, जब ये फॉर्मूला आप लिख रहे हैं तो इसमें जो एंगल का यूनिट है, एंगल का यूनिट है वो क्या होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए। एंगल का यूनिट रेडियन होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। एंगल का यूनिट आप चेंज करके कुछ और रख देंगे फिर बात नहीं बनेगी। तो उम्मीद है ये सिस्टम आपने सीख लिया। इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे इससे। अभी हम चलते हैं, अब हम क्या सीखने चलते हैं, जो रेडियन अपना सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम जो अपना है, और जो हमारा डिग्री वाला था, सेक्साडेसिमल सिस्टम था, उनमें हम रिलेशन लाएंगे। ग्रेड वाला तो बेचारा फालतू है, उसको बस छोड़ दो, जितना सीखा उतना ही काफ़ी है। अब रेडियन और डिग्री में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए बच्चों आप सीखते हैं वो। तो अब बच्चों हम रिलेशन एस्टेब्लिश करने पे ही चर्चा कर रहे हैं। तो हमने वापस से एक सर्कल बनाया है। तो हम अब एक ऐसे एंगल का वैल्यू रेडियन में निकालेंगे जो हमें डिग्री में पता है, तो फिर उससे हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों सेंटर एक ऐसे लाइन बना लो, सीधी एक डायमीटर बना दो इसका। तो यहाँ हो गया बच्चों सेंटर, ये हो गया रेडियस आर, यहाँ बना लो। ये आपका जो फेवरेट एंगल है वो तो यही वाला है ना, इसे आप 90 डिग्री कहते हैं। इसका नाम आप ए रख दीजिए, इसका नाम आप बी रख दीजिए, मन करे तो इसका नाम आप सी रख दो, नहीं करे तो मत रखना भाई। अब हम ये वाला जो एंगल है जिसको आप 90 डिग्री कहते थे आज तक, इसका वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो भी हमने एंगल के लिए फॉर्मूला क्या सीखा है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। तो उसके हिसाब से यहाँ ये जो आर्क ए बी होगा उसको रेडियस से डिवाइड कर दो तो ये एंगल आ जाएगा। अब समस्या ये आ गई जीवन में, इस आर्क का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अरे बच्चों एक फॉर्मूला सीखा था आपने, हमारा जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, फिर भी हम लिख रहे हैं आपके लिए। सरकमफेरेंस होता है बच्चों 2 पाई आर, सुना है ऐसा नाम। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये जो कंप्लीट सरकमफेरेंस है ये 2 पाई आर होगा। अब ये वाला जो पार्ट है ए बी, क्या इसका 1/4 नहीं लग रहा आपको, 1/4? अरे 4 बराबर हिस्से कर दिए, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो आर्क ए बी है ये इसका 1/4 होगा। तो बच्चों जो आर्क ए बी है इसका लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन 4। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पाई आर अपॉन 2। क्लियर बच्चों। अब इस डायग्राम में आप देखिए ये जो एंगल हमारा बना हुआ है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला एंगल बना हुआ है, ये क्या बनने वाला है, आर्क ए बी अपॉन रेडियस। अब बच्चों आर्क ए बी का वैल्यू है पाई आर अपॉन 2, ये निकाला भाई पाई आर अपॉन 2, और रेडियस है आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सो ये वैल्यू कितना आ गया बच्चों, पाई अपॉन 2 ये वैल्यू आ गया है। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है ये पाई अपॉन 2 आ गया है। लेकिन हम तो इस एंगल को क्या कहते हैं, हम इस एंगल को कहते हैं 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 रेडियन। 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 2 रेडियन। अब बच्चों हमने आपको बताया था रेडियन के लिए जो सिंबल होता है वो एक छोटा सा सी होता है। या तो एक और ऑप्शन भी आपके पास है, आप कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, उसका मतलब भी रेडियन होता है। तो यदि आप कहते हैं एंगल पाई बाई 2 है तो उसका मतलब पाई बाई 2 रेडियन ही है। आपने कहा एंगल 1 है, एंगल 1 है तो उसका मतलब 1 रेडियन है। आप 1 डिग्री कहेंगे तो 1 डिग्री है, आपने सिर्फ 1 कहा तो उसका मतलब वो 1 रेडियन है। तो रेडियन के लिए चाहो तो आप सी लिखो, चाहे तो आप कुछ मत लिखो। और देखो जब ऐसे दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं कि चाहो तो सी लिख लो चाहो तो कुछ मत लिखो,
हम क्यों लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे हम, तो इसलिए सभी लोग हमारे जैसे ही हैं, कुछ नहीं लिखते, कोई साइन इसका नहीं लिखता है, सब ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है अभी बच्चों, तो क्या रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, 90 डिग्री इक्वल्स टू π/2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे रिलेशन आया है। एक बच्चा कह रहा है सर ये फ्रैक्शन की फीलिंग दे रहा है, क्या खराब रिलेशन लग रहा है, तो मैं तो 2 को इधर ले जाऊं, अरे ले जा भाई ले जा। तो वहां से पाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया है, मतलब पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एक बच्चे ने ये रिलेशन देखा, वो कह रहा है सर ये तो आपने बड़ी उल्टी पुल्टी बात सिखा दी आज, मैंने तो बचपन से पढ़ा था पाई का वैल्यू 22/7 के जैसा होता है, आप बता रहे हो पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो बच्चों ये समझना है आपको, पाई का वैल्यू तो वही होता है जो आपने पहले पढ़ा है, पाई का वैल्यू 180 नहीं होता, पाई का वैल्यू 180 नहीं होता, यह है पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये यूनिट का कन्वर्जन है। पाई रेडियन को 180 डिग्री कहते हैं, जैसे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कहते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना होता कि 1 इक्वल्स टू 100 हो गया, वो यूनिट कन्वर्जन है। तो पाई का वैल्यू 180 नहीं होता, पाई का वैल्यू तो वही अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है, लेकिन पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है ही। आओ जी, अब थोड़ी सी चर्चा हम ना पहले पाई पे भी कर देते हैं, पाई भी बड़ा चर्चा का विषय होता है बच्चों, पता है आपको, पाई भी बड़ा चर्चा का विषय है। जैसे पाई के बारे में हम इससे सवाल करेंगे, बाकी अभी काफ़ी सारे, लेकिन पाई के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो पाई होता है, पाई इज इर्रेशनल नंबर, ये आप बात जानते हैं, बहुत अच्छे सब लोग जानते हैं, पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। और इर्रेशनल नंबर में खास बात क्या होती है, उसका कभी भी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, डेसिमल में या फ्रैक्शन में। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है, लेकिन उसको आप डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ये हमने चैप्टर पढ़ा होगा रेशनल नंबर टाइप का 9th में, उसमें डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो पाई का वैल्यू होता तो है, लेकिन उसको आप फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये होता है कि पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये तो बड़ा गलत सलत आप पढ़ा रहे हो, हम पढ़ते हैं हमारी किताब में लिखा था पाई इक्वल्स टू 22/7, ऐसा नहीं लिखा था बच्चे, ऐसा लिखा था लेट पाई इक्वल्स टू 22/7, उसमें कहा जाता पाई को ले लो 22/7। और एक बात और याद रखना, यदि पाई का वैल्यू 22/7 होता तो क्या उसे क्वेश्चन में लिखने की जरूरत थी कि पाई का वैल्यू मान लो 22/7? क्या कभी उसने कहा आज 5 का वैल्यू 6 ले लो या 10 का वैल्यू 15 ले लो, ऐसा लिखा मिला कभी क्वेश्चन में? ऐसा कभी लिखा नहीं मिला, क्योंकि 5 का वैल्यू 5 होता है, 6 का वैल्यू 6 होता है, वो फिक्स है। अब पाई का वैल्यू चूंकि 22/7 नहीं होता है, इसीलिए वो क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने के लिए आपको कह देता है कि पाई को आप ले लो इस क्वेश्चन के लिए 22/7। और साथ साथ ये भी समझो बच्चों, पाई का वैल्यू 3.14 भी नहीं होता है, पाई का वैल्यू 3.14 भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो डेफिनेशन आपने देखा है ना, इर्रेशनल नंबर है, तो उसको कभी आप फ्रैक्शन में या डेसिमल में तो लिख ही नहीं सकते। अब ये हम वैल्यू ले क्यों लेते हैं, पाई का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है, 22/7 के पास होता है, 22/7 नहीं होता। ऐसी 3.14 के पास होता है, 3.14 नहीं होता। बात क्लियर समझ में आई आपको? तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ना 3.14 होता है। अब बच्चा कह रहा है तो फिर वैल्यू क्या होता है सर, ये बता दो आप। भाई वो तो देखो किसी को भी नहीं पता, ऐसे आप वैल्यूज का बता ही नहीं सकते, ठीक है। फिर भी हम आपको पाई का थोड़ा अच्छा वैल्यू बताते हैं, कुछ ज़्यादा डिजिट में, और फ्यूचर में आपको हम एक ऐसा एक्सप्रेशन भी बताएंगे जिससे आप पाई का वैल्यू डेसिमल के कितने भी प्लेसेस तक निकाल सकते हो, 200, 400, 1000 प्लेसेस तक निकाल सकते हो। उसके लिए थोड़ा टाइम और लगेगा, वो भी आपको हम सिखाएंगे। तो पाई का थोड़ा सा वैल्यू आपको बताते हैं। ये जो अभी 2-3 नंबर हम लिखने वाले हैं उनको आप याद कर लेना, थोड़ा सा बड़ा फायदा मिलने वाला है आपको जीवन में। तो पाई का जो वैल्यू होता है अभी वो होता है 3.1415
9265358979 और भी ऐसे चलता रहेगा हमेशा के लिए, ऐसा कुछ वैल्यू होता है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए, ये जो पाई का वैल्यू है ये 3.14 से थोड़ा सा बड़ा है। पाई का वैल्यू 3.14 से थोड़ा बड़ा होता है। यदि ये वैल्यू आपको याद रह जाती है तो बहुत ही अच्छा है। अब नहीं भी याद रहती, भाई बच्चे तो ऐसे नहीं याद रहता, तो ये तो याद रख लो, पाई का वैल्यू 3.14 से थोड़ा बड़ा होता है। कई बार ऐसा ही सवाल कुछ आ जाता है जिसमें लिखा होता है पाई -3.14, उससे पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कुछ रिजल्ट आपको निकालना होता है। तो यदि पाई का वैल्यू आपने यही याद रखा है 3.14 होता है, आगे का आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि पाई -3.14 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। इसलिए ये जरूर याद रखना है कि पाई का वैल्यू 3.14 से थोड़ा बड़ा होता है। एक और बात देखिए, अब आप 22/7 का वैल्यू भी देख लीजिए। 22/7 का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है बच्चों 3.142857142857। इसमें आपका रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो ये आपका 22/7 का वैल्यू है। अब इस 22/7 को देखो और फिर पाई को देखो। अब देखो कौन बड़ा है, 1/4 तक तो सेम आ रहा है, उसमें 15 है, इसमें 28 है। इसका मतलब जो पाई का वैल्यू है वो 22/7 से छोटा होता है। बहुत ही काम की बात आपने सीख ली है। जो पाई होता है उसका वैल्यू 22/7 नहीं होता, ना 3.14 होता है, 3.14 से थोड़ा सा बड़ा होता है और 22/7 से थोड़ा सा छोटा होता है। तो एक्चुअली में जो पाई का वैल्यू है वो 3.14 और 22/7 के बीच में एक नंबर होता है। ठीक है भाई। और ये भी समझो, पाई का वैल्यू ऐसे एग्जैक्ट लिख ही नहीं सकते, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। क्लियर हुई बात भी। एक एक्सप्रेशन और है जिसको आप थोड़ा याद रख सकते हैं। अब ये जो आगे की वैल्यू ना, जब फर्क बहुत पड़ता है। यदि आप बेसिक चीजें बातें करते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आप हायर लेवल पे डीप स्टडी करेंगे तो इनसे बहुत फर्क पड़ता है। भाई यदि कोई ऐसा सवाल आ गया कि उसमें ये जो डेसिमल का तीसरा प्लेस है या फोर्थ प्लेस है उनसे इफेक्ट होने लगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 पाई से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, तो आप 3.14 वैल्यू रख के निकालोगे तो अलग आएगा, लेकिन इससे निकालोगे तो अलग आएगा। तो ये वैल्यू आप कम से कम 4-5 प्लेस तक तो याद कर ही लो बच्चों। आइए, एक और एक्सप्रेशन है जिसको आपको थोड़ा याद जरूर कर लेना चाहिए, 1/पाई। 1/पाई का जो वैल्यू आएगा भाई, ये जो है इसको आप 1/पाई कर दो। आजकल तो देखो सब बड़ा आसान हो गया ना, कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे मोबाइल फोन्स में होते हैं, इसलिए हम ये कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। और यदि आप फोन को देखोगे भाई, उसमें पाई का भी ऑप्शन होता है, उसमें पाई को डालो तो पाई का ये वैल्यू वो दिखा देगा। ठीक है ना भाई। तो 1/पाई निकालना है तो इसको आप 1 को इससे डिवाइड कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो वो आएगा बच्चों 0.318309882, ये आएगा बच्चों 1/पाई का वैल्यू। ठीक है। अब यदि आप 7/22 निकालेंगे, 7/22 निकालें, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो ये नहीं आएगा, इससे थोड़ा अलग आएगा, और वो ये आएगा बच्चों 0.3181818। ठीक है बच्चों। तो ये 7/22 का वैल्यू होता है, ये 1/पाई का वैल्यू होता है। तो इनसे बहुत फर्क पड़ता है। और कई बार क्या होता है, जो छोटी मोटी किताबें लिखी होती हैं उनमें 3.14 मान के कई सारी कैलकुलेशन कर दी जाती हैं, जिनसे जो रिजल्ट आते हैं वो थोड़े थोड़े गड़बड़ा के आते हैं। ठीक है ना। लेकिन आपको तो बिल्कुल सटीक चीज़ें लानी हैं, इसलिए ये याद रखें। पाई का वैल्यू कम से कम आप 4 प्लेसेस तक याद करें, ऐसे ही आप 1/पाई का वैल्यू भी 4 प्लेसेस तक याद करें, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है अभी। तो ये तो हमने पाई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद
अब हम जो मेनली सीखने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे अभी पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, अब इसी बाकी एंगल्स के लिए हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि बाकी एंगल्स में कैसे कैसे होने वाला है बच्चों। तो आइए थोड़ा करते हैं और डिस्कस। तो अभी जैसे पाई इक्वल्स टू तो हो गया है 180 डिग्री, एक बार फिर से लिख देते हैं आपके लिए, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ से देखो पाई बाई 2 कितना हो गया 90 डिग्री, पाई बाई 2 हो गया है 90 डिग्री। ये आपको वो एंगल बता रहे हैं अभी जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, याद होनी चाहिए और बिल्कुल एकदम से, क्योंकि अब आपको क्या होने वाला है, अब तक आपने जो सारी चर्चा की है वो डिग्री में की है, अब किस में चर्चा चलेंगी, रेडियन में चर्चा चलेंगी। तो कहीं 90 डिग्री लिखा है तो उसका मतलब पाई बाई 2 है, ऐसे फील होना चाहिए, 90 पाई बाई 2 दोनों सेम ही हैं। आप देखो बच्चों पाई बाई 3 क्या होगा, निकाल तो यही सकते हो ना, पाई मतलब 180 डिग्री, 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया बच्चों 60 डिग्री। ऐसे ही पाई बाई 4 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। फिर बच्चों पाई बाई 6 ये आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। फिर याद दिला दें, ये सब वो वैल्यू बता रहे हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो निकालना तो अलग चीज़ है, शुरू में हम निकाल भी सकते हैं लेकिन बाद में आपको ये सब याद ही होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों जैसे मान लीजिए आ गया है 2 पाई बाई 3, थोड़ा कैलकुलेशन हम आपके लिए कर भी देते हैं, 2 इंटू 180/3 तो ये आ जाएगा बच्चों 120 डिग्री। 3 पाई बाई 4 में 3 इंटू 180/4 ये बच्चों आ जाएगा 135 डिग्री। ऐसे बच्चों 5 पाई बाई 6 कितना बनेगा बच्चों, 5 इंटू 180/6 मतलब कि 150 डिग्री। एक और कोई लिख देते हैं 3 पाई बाई 2 ये होएगा बच्चों 270 डिग्री। एक बहुत आसान है, वो ऐसे ही बताए थे, पाई 180 था तो 2 पाई कितना हो गया, 2 पाई 360 हो गया। आइए अब एंगल के बारे में एक छोटी बात आपको और बताते हैं। ऐसे आप एक बनाइए, यदि हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ये अपनी इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन पे जो एंगल होगा उसको हम लोग कहेंगे 0। अब ये जो 0 होता है ना, 0 बड़ा ही अच्छा नंबर है भाई। 0 रेडियन कहो, 0 डिग्री कहो, 0 ग्रेड कहो, सबका मतलब सेम ही होता है, ठीक है ना जी। 0 सबसे अच्छी चीज़ है। तो ये एंगल है 0, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ तक आप पहुँचेंगे तो 90 डिग्री, और रेडियन में बात करें तो ये एंगल हो गया पाई बाई 2, ये एंगल को कहेंगे हम पाई बाई 2। यहाँ आएंगे तो एंगल हो जाएगा पाई, ऐसे समझना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल पाई बाई 2, ये पूरा एंगल पाई। यहाँ आएंगे तो एंगल हो जाएगा 3 पाई बाई 2। अभी आपको फीलिंग कम होगी रेडियन वाली, धीरे धीरे आएगी। तो डिग्री में एक बार देखो, ये 90 मतलब पाई बाई 2। यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो 180 मतलब पाई। यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे 3 बार 90 आ गया तो 270 मतलब 3 पाई बाई 2। अब एक बच्चा घूम के वापस यहाँ आ गया, वापस फिर यहीं आ गया एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद, तो अब एंगल कितना हो गया 360 मतलब कि 2 पाई। अब ऐसे आपने एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर लगाने में जो एंगल आपका बन गया वो 2 पाई बन गया है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो एंगल हम घूमते हैं वो 2 पाई होता है। अब यदि आपसे बात की जाए भाई इससे आगे एंगल क्या होगा, क्या 360 के आगे भी एंगल होता है? बिल्कुल होता है। दूसरा चक्कर स्टार्ट कर दो। तो यदि हम दूसरा चक्कर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आप पहुँचेंगे तो 360 और प्लस 90 तो ये वाला एंगल 450 बन जाएगा। तो यदि 360 से आगे एंगल आपको लेना है तो उसके लिए आप सेकंड चक्कर लगाइए तो 360 से आगे आ जाएगा। उससे आगे चाहिए तो फिर तीसरा चक्कर लगाइए, उससे आगे एंगल आ जाएंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको ये फील होने लगा होगा कि 0 और 360 तो एंगल लगभग सेम ही है, ठीक है। इस पर डिटेल में चर्चा चलती रहेगी धीरे धीरे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया है पहली बात कि जो एंगल का मैग्नीट्यूड है वो कितना भी हो सकता है। कितना भी मतलब 0 से स्टार्ट हुआ 2 पाई तक मतलब 360 तक गया, उससे आगे भी आप कहीं तक भी जा सकते हैं, 1000 तक, 2000 तक, 10,000 तक, लाख तक, कितने भी एंगल में आप जा सकते हैं।
इसके अलावा यदि हम उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू करें, यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे, इधर को यदि हम ऐसे चलना शुरू करते हैं बच्चों, तो ये देखो 90 डिग्री इधर गया, मतलब π/2। तो ये एंगल को हम क्या कह सकते हैं, -π/2, -π/2। तो यही आपका एंगल यहाँ -π/2 है। इधर जाएंगे तो इधर से जाएंगे तो एंगल -π, उधर से जाएंगे तो -3π/2। क्लियर बात हुई। तो इधर से जा रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव पॉजिटिव होते जा रहे हैं, इधर से जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव होते जाएंगे, और एंगल का वैल्यू कहीं तक भी आप लेके जा सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, एंगल कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है जी। अब एक छोटी सी चर्चा और अभी करते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं बच्चों 1 रेडियन का वैल्यू। 1 रेडियन का वैल्यू किसके इक्वल होता है? तो बच्चों अब तक हमने क्या सीखा है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से 1 रेडियन क्या होगा? तो 1 रेडियन होगा बच्चों 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। तो हम रेडियन को डिग्री में करना है, तो यहाँ पाई का वैल्यू पुट कर देंगे और उससे कैलकुलेशन इसकी कर लेंगे। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना, 1 रेडियन का वैल्यू यदि आप देखेंगे बहुत सारी बुक्स में भी उल्टा पुल्टा लिखा होता है, तो अक्सर क्या होता है इसमें पाई का वैल्यू 22/7 पुट करके इसका कैलकुलेशन कर दिया जाता है और उससे एक वैल्यू आता है। हाँ, उसका कैलकुलेशन हम करके दिखाएंगे आपको उससे भी, लेकिन उससे जो वैल्यू आता है वो एक्चुअली में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो थोड़ा सा गलत वैल्यू आता है। हमने जो अभी आपको सिखाया 1/पाई का वैल्यू, वो आप रखिए, उससे जो वैल्यू आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। हम दोनों वैल्यू आपको निकाल के दिखाते हैं जिससे कि आप डिफरेंशिएट कर पाए चीज़ों को। तो भाई 180 है, 1/पाई का वैल्यू हमने आपको बताया, 1/पाई का वैल्यू आपको बताया था जी 0.318309, इतने से भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, इतना ही आप रख लीजिए, चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। अब इसको आप बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 57.2957, ऐसा कुछ आएगा, 2957 इतना डिग्री। अब इसको आप क्या करेंगे, जो डिग्री है उसको तो डिग्री कर लीजिए भैया। अब ये पॉइंट में आ गया, इसको आप मिनट में कन्वर्ट करें तो 0.2957 इंटू 60, इतना बन गया बच्चों मिनट। अब बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा 17.7467, इस तरीके कुछ आएगा, इतने मिनट। अब इसमें भी आप देखेंगे बच्चों, तो ये भी पॉइंट में आ गया, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 57 डिग्री 17 मिनट और 0.7467, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सेकंड। तो ये बच्चों आ गया 57 डिग्री 17 मिनट। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 44.8 आएगा, 44.8। आगे भी कुछ आएंगे लेकिन इतने ही हमने लिख लिया है। इसको आप चाहो तो 45 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड, ये बच्चों किसका वैल्यू है, ये 1 रेडियन का वैल्यू होता है। ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी अप्रोक्स वैल्यू है। एग्जैक्ट तो देखो बच्चों निकलेगा ही नहीं। एग्जैक्ट क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ ये जो पाई है ये इर्रेशनल नंबर है, इसको आप डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू ला ही नहीं सकते। तो 1 रेडियन का ये वैल्यू होता है जी। ज़्यादा एग्जैक्ट चाहिए तो 44.8 और नहीं तो 45 से भी काम चलेगा। एक्चुअली ये जो सेकंड एंगल होता है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, होने को तो मिनट भी बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इसका भी 0.8 तो हल्का छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है एग्जैक्ट जो 1 रेडियन का वैल्यू होता है। अब हम आपको वो कैलकुलेशन भी बता रहे हैं जो अक्सर आपको हर बुक्स में मिलने वाली है और सब लोग वही कराते हैं भी। ठीक है भी, लेकिन जब आप जेईई एडवांस का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ सिर्फ सही बातों की सुनाई होती है। बुक में क्या लिखा है, लोगों ने आपको क्या बताया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए विद्वान कहते हैं जब आईआईटी एडवांस की आप तैयारी कर रहे हों तो टीचर में आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो कैसा पढ़ा रहा है, आपको ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो पढ़ा क्या रहा है आपको।
ठीक है ना। यदि उसने आपको गलत सलत उल्टा पुल्टा सब पढ़ाया है और वो आपको बहुत अच्छा समझ में आया है तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो क्या पढ़ा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात रहती है स्कूल की, स्कूल के लिए कुछ खास बात नहीं है, सब लोग एक ही चीज़ पढ़ाते हैं, उसमें अलग नहीं होता। लेकिन जब आप IIT एडवांस की बात करते हैं तो वहाँ कंटेंट बहुत मैटर करता है। ठीक है भाई। तो आइए हम आपको वो नॉर्मल कैलकुलेशन बता रहे हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं और बुक्स में भी आपको कुछ स्कूल वाले बुक्स में वो देखने को मिलेगी। तो आइए, तो उसमें क्या करते हैं, यहीं से कहानी शुरू होती है। उसमें ये जो अपना बच्चों पाई का वैल्यू है वो रखा जाएगा 22/7। तो 22/7 रखा तो 7 अपना ऊपर आ गया है। अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन हम आपके लिए करने वाले हैं भाई। तो आइए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक तो 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे आप, तो ऊपर 90 हो जाएगा, नीचे 11 हो जाएगा। 90 × 7 कर लोगे तो ये आ गया 360/11 डिग्री। इसको बच्चों आप डिवाइड कर लीजिए तो ये बनेगा 57 3/11 डिग्री। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिख लिया है। तो भाई 57 डिग्री को तो अलग कर लो, जो 3/11 है इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों ये बन गया 57 डिग्री और ऊपर बन गया 180 और अपॉन 11। इधर बच्चों आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 16 4/11 इतने मिनट, ये मिनट। तो 57 डिग्री इधर हुआ बच्चों 16 मिनट और ये 4/11 × 60 सेकेंड, उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया है। आप यदि इसकी कैलकुलेशन कर ली जाए बच्चों तो ये 240/11 हो गया और उसको आप डिवाइड करोगे तो ये 21.8 सेकेंड इतना आ जाएगा। और 21.8 को चाहें तो आप क्या लिख लो, 22 सेकेंड लिख दो। ये देखो ये वो वैल्यू है जो नॉर्मल लोग करने वाले हैं। देखिए अब यदि आप दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू प्रैक्टिकली तो दोनों वैल्यू में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यदि आप ध्यान से देखें ना, मिनट में थोड़ा सा फर्क आपका आ गया है, तो ये बहुत ही कम फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन थ्योरेटिकली यदि आप देखें तो ये तो बहुत अलग है। थ्योरेटिकली इसमें और इसमें तो बहुत फर्क है, बहुत सारे सेकेंड्स का इसमें डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आए ना बच्चों। आप देखो 1 रेडियन का ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। अब यदि 1 रेडियन की बात करें तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम कहते हैं 1000 रेडियन का वैल्यू आप बताओ। तो जब आपसे 1000 रेडियन का वैल्यू पूछेंगे तो ये जो सेकेंड्स का डिफरेंस था ये डिग्री तक पहुंच जाएगा, सेकेंड्स का डिफरेंस डिग्री तक पहुंच जाएगा और वहाँ इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो बात समझ में आई। ये एग्जैक्ट 1 रेडियन का वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है तो ये भी अप्रॉक्स ही, लेकिन ये तो बहुत दूर है और ये बिल्कुल उसके पास है। तो बात समझ में आ गई ना। तो इसलिए जो पाई का हमने डिस्कशन किया है ना उस पर स्पेशल आपको ध्यान देना है, उसकी वजह से आप धोखा खा सकते हैं। यदि जो नॉर्मल 22/7 रख के निकालते हैं उससे वैल्यू बहुत दूर निकल जाएगी, स्पेशली IIT एडवांस वाले सवालों में। और आप खुश होते हुए आएंगे मैं सही करके आया हूँ, और जब बाद में पता चलेगा नंबर आपको मिले नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे बहुत सालों तक कि नंबर क्यों नहीं मिले थे। ठीक है ना बच्चों। तो आइए आप कुछ थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं भाई। अब नॉर्मल बातें करेंगे। अब हम कन्वर्जन सीखने वाले हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रेडियन टू डिग्री वैसे तो सिंपल ही है, आप सब जानते ही हैं। तो रेडियन से डिग्री में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो भाई आपने क्या सीखा है, 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है 180/पाई डिग्री। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई डिग्री होता है। तो यदि यहाँ से 2 रेडियन पूछा जाएगा तो 180/पाई इंटू 2, 3 पूछा जाएगा तो 180/पाई इंटू 3। मतलब कि यदि आप जो भी रेडियन पूछा है उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, डिग्री में वैल्यू आ जाएगा। तो यदि आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है बच्चों,
मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। सो 180 अपॉन पाई से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा करने से जो रेडियन वाला वैल्यू है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो आइए इससे क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिएगा, कुछ आसानी कराते हैं। जैसे मान लो आपको कोई कहता है π/3 रेडियन डिग्री में कितना होगा, तो भाई π/3 लिखो और इसको मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन पाई से। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो बच्चों देखो ये आ जाएगा अपना 60 डिग्री। सॉल्व करके आ गया बच्चों 60 डिग्री। आप देखो जिनमें ऐसे ना पाई लिखा, तो मतलब रेडियन वाला कोई एंगल है और उसमें लिखा हुआ है पाई, फिर तो कोई समस्या ही नहीं होती। उसमें तो आप सीधे पाई की जगह 180 भी रख दोगे तो भी सॉल्व करके वैल्यू आ ही जाएगा। समस्या कैसे वाले क्वेश्चन में है, जब यहाँ पाई नहीं लिखा होता। तो जब यहाँ पाई नहीं लिखा होता तो फिर क्या करते हैं, ऐसे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं।